हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का जो अपना वीडियो है कक्षा 10वीं की, आज 25 अप्रैल 2022 को जो बोर्ड की परीक्षा में हिंदी का पेपर हुआ है उसकी उत्तर तालिका आंसर की को अपन हल करना सीखेंगे। तो मित्रों, बिना समय गंवाए अपन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। माध्यमिक परीक्षा 2022 हिंदी, समय 2 घंटे 45 मिनट, पूर्णांक 80। तो माध्यमिक परीक्षा 2022 का ये हिंदी का पेपर है। 2 घंटे 45 मिनट इसकी अवधि और 80 नंबर का है। इसके पहले पेज पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं जो लगभग सभी पेपर में होते हैं। तो इन निर्देश को पढ़ने के बाद अपन को पेपर हल करना है। तो शुरू करते हैं अपन प्रश्न नंबर 1। पेपर का प्रश्न नंबर 1 है खंड अ। खंड अ में प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5x1 यानी 5 नंबर का ये गद्यांश दिया गया, अपठित गद्यांश है। और इसके ऊपर पहला जो प्रश्न दिया गया वो यह है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है विविधता में एकता, तुलसी के काव्य की उपयोगिता, सूरदास के काव्य की उपयोगिता, जीवन और धर्म। तो इसमें सही उत्तर है अपना ब, तुलसी के काव्य की उपयोगिता। प्रश्न नंबर 2, करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ और काव्य ग्रंथ है गीता, महाभारत, रामायण और रामचरितमानस। तो यहाँ सही उत्तर है द रामचरितमानस। तीसरा क्वेश्चन, रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही? जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में, भक्ति की महिमा में डूबने में, कर्मकांडों की स्वीकृति में, समाज का मनोविज्ञान बढ़ाने में। तो यहाँ सही उत्तर है अ, जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। प्रश्न नंबर 4, गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता रहा है कुछ वर्षों से, दशकों से, शताब्दियों से, वर्षों से। तो यहाँ सही उत्तर है स, शताब्दियों से। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है। भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई जनजीवन में, राम भक्ति का रस घोलने में, हिंदी भाषी क्षेत्र का महत्व दर्शाने में और मत पंथ भाव भाषा की एकता दृढ़ हुई। तो यहाँ सही उत्तर है अ, भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई। अ भरेंगे। तो ये था प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 हल करें उससे पहले ये जो आपको अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी आपके 5 नंबर का है। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है रैदास का समर्पण भाव, दीपक का जीवन, तुलसी का काव्य, भक्ति आंदोलन। तो यहाँ सही उत्तर है अ, रैदास का समर्पण भाव। अ। 7वां प्रश्न, रैदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है? सुगंध, पानी, पत्थर और अनाथ। तो यहाँ सही उत्तर है ब, पानी। 8वां प्रश्न, बरे शब्द का अर्थ है बेर, दुश्मनी होना, तीव्र गति होना, जलती है, चारों ओर देखना। तो यहाँ बेर शब्द का बरे शब्द का जो अर्थ है जलती है, स। प्रश्न संख्या 9, उपयुक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है? निराकार रूप का, साकार रूप का, चतुर्भुज रूप का, लौकिक रूप का। तो निराकार रूप का वर्णन किया तो अपना सही उत्तर हो जाएगा अ, निराकार रूप का। प्रश्न नंबर 10, सोने में सुहागा होना मुहावरे का अर्थ है। तो इन चारों उत्तर में से अपन देखते हैं, सोने में सुहागा होना मुहावरे का जो अर्थ है वो स, किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना। ये इसका सही मुहावरे का सही अर्थ है, स भरेंगे अपन। प्रश्न नंबर 11, देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है। तो इसमें जॉर्ज पंचम की नाक से, माता का अंचल से, साना साना हाथ जोड़ी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर है ब, माता का अंचल से। प्रश्न नंबर 12, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन है अरावली पर्वतमाला का, पश्चिम पठार का, रेगिस्तान की मिट्टी का, हिमालय की यात्रा का। तो यहाँ सही उत्तर है द, हिमालय की यात्रा का। ये था प्रश्न नंबर 12। अब है ये जो पहले अपन ने पहले प्रश्न के 12 प्रश्न हल किए। अब प्रश्न नंबर 2 आ जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 6 नंबर का प्रश्न है। पहला प्रश्न दूसरे का, जिस संज्ञा शब्द से के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तीनों में से आप जो भी लिखेंगे वो सही है। तो ये अपन को भरना है। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चित संकेत करते हैं, रिक्त स्थान में आप निश्चित भरेंगे। तीसरा, विशेषण प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो रिक्त स्थान में आपको 4 भरना है। चौथा, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई नहीं होता है, अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते, परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ आप रिक्त स्थान में भरेंगे परिवर्तन।
5वां प्रश्न, संस्कृत में कुल उपसर्ग होते हैं 22 भरेंगे रिक्त स्थान में। ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो रिक्त स्थान में 22 भरेंगे। और क्वेश्चन नंबर इसका छठा दूसरे का, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ आपको खाली स्थान में कृत भरना है। तो ये था अपने दूसरे प्रश्न के 6 प्रश्न। अब ले लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा 20 शब्द है। ये 12 प्रश्न है, एक नंबर के, कुल 12 अंक के हैं। तो तीसरे का पहला प्रश्न है, संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रकार लिखिए। तो संधि की परिभाषा जैसा कि मैंने पढ़ी है, तो संधि की परिभाषा 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, संधि की परिभाषा हो गई। और स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो ये 5 प्रकार आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर लिखिए। तो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है वो देख लेते हैं अपन। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, यानी इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का जो अर्थ होता है वो दोनों पदों का अर्थ न होकर कोई तीसरा अर्थ निकलता है, तो वो बहुब्रीहि समास होता है। यानी कर्मधारय समास में जो दोनों पद होते हैं उनमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, और बहुब्रीहि में दोनों पदों का अर्थ निकलकर कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, तो वो अपना होता है बहुब्रीहि समास। तो इसका तो उदाहरण है नीलकमल और इसका उदाहरण है दशानन। तीसरा प्रश्न, आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ लिखिए। मुसीबत में पड़ना, परेशानी में पड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा। चौथा प्रश्न, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाना। इस लोकोक्ति का अर्थ हो गया कि किसी व्यक्ति को अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाना। प्रश्न नंबर 5, नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है। तो नेताजी का चश्मा पाठ जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को दर्शाता है। तो ये था प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6, मन्नू भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी। यशलिप्सा। मन्नू भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता यशलिप्सा थी। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 ले लेते हैं, नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में है। नौबत खाने में इबादत जो पाठ है वो बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध सहनाई वादक हुए हैं, उनके बारे में है। उदो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है। तो गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है कि उद्धव को प्रेम की डोर से मुक्त होने के कारण उसको अभागा कहा है, या उद्धव जो है वो प्रेम की डोर से मुक्त है, इसलिए उसको ऐसा कहा गया है। प्रश्न नंबर 9, परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ। तो परशुराम जी का गुस्सा राम के मधुर वचन को सुनकर शांत हुआ। प्रश्न नंबर 10, आत्मकथ्य कविता में किसकी अभिव्यक्ति है। तो आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद की अभिव्यक्ति है। तो जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर है। 11वां, माता का अंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है। माता का अंचल पाठ में बाल मनोवृत्तियों का चित्रण किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना बाल मनोवृत्तियों का। प्रश्न नंबर 12, युमथांग का अर्थ लिखिए और यहाँ कहाँ स्थित है। तो युमथांग का अर्थ होता है बर्फीली पहाड़ियाँ, और यह गंगटोक सिक्किम यानी सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। तो ये प्रश्न नंबर 3 के 12 प्रश्न अपन ने देखे हैं। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 4। अब अपना खंड ब, और खंड ब में प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर सीमा 40 शब्द में लिखनी है। यहाँ आपको संक्षेप में उत्तर लिखे गए हैं, तो आप उनको थोड़ा बढ़ा के लिखें, और किसी प्रश्न का उत्तर अगर आपको और एक्स्ट्रा समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न नंबर 4, हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने क्या उत्तर दिया। तो हालदार साहब ने पान वाले से यह पूछा कि नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है, और पान वाले ने क्या उत्तर दिया। तो पान वाले ने यह उत्तर दिया कि कैप्टन द्वारा इसको बार बार बदल दिया जाता है। तो ये चौथा प्रश्न था। 5वां, बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से किसके चरित्र का उद्घाटन किया गया है। तो बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से ग्रामीण जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया। ग्रामीण जीवन यानी इस रेखाचित्र में ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 6, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए ही क्यों फेंक दिया। तो नवाब साहब अपना रईसीपन दिखाना चाहते थे, अपनी अमीरी को दिखाना चाहते थे, अपने नवाबीपन को दिखाना चाहते थे। तो अपना नवाबीपन या रईसीपन दिखाने के लिए नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए ही फेंक दिया। प्रश्न नंबर 7, काशी में मरण भी मंगल क्यों माना जाता है। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। तो काशी में मरण इसलिए मंगल माना जाता है क्योंकि काशी में मरण होना, इसका मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन होना। तो काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसका आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, इसी वजह से काशी में मरण भी मंगल माना गया है। प्रश्न नंबर 18, गोपियों ने राजधर्म किसे कहा है और क्यों कहा है। तो गोपियों ने राजधर्म अपनी प्रजा को न सताना,
तो गोपियों ने अपनी प्रजा को नहीं सताने को राजधर्म कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेजकर गोपियों को सताने का काम कर रहे हैं। तो इस पाठ में जो श्री कृष्ण है वो उद्धव के माध्यम से गोपियों को योग संदेश भेजकर गोपियों को सताने का काम कर रहे हैं, इसी वजह से गोपियों ने ऐसा कहा है। अब ले लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, क्रिया को परिभाषित करते हुए कर्म के आधार पर क्रिया को उदाहरण सहित समझाओ। तो क्रिया किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाली जो क्रिया शब्द होता है वो क्रिया कहलाता है। और कर्म के आधार पर क्रिया को कर्म के आधार पर क्रिया जो है दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। तो वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको अकर्मक कहते हैं, जैसे उड़ना, हंसना। और सकर्मक जिसमें कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे पत्र लिखना, भोजन बनाना आदि। प्रश्न नंबर 10, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ऐसा कवि ने क्यों कहा? आशय स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह चाहता था कि उसकी जो लड़की है वो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके और उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो, इसलिए उसने कहा था कि उसकी माँ ने कहा था कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। प्रश्न संख्या 11, उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? तो उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने समाज में बदलाव का संदेश दिया है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है समाज में बदलाव का संदेश। प्रश्न नंबर 12, ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल कैसे होते थे? माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए। तो ग्रामीण अंचल में बच्चों के जो खेल होते थे उसमें मिट्टी का घर बनाना, बारात निकालना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि जो खेल होते थे वो बच्चों के खेल होते थे ग्रामीण अंचल में। प्रश्न नंबर 13, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ सत्ता से जुड़े लोगों की किस मानसिकता को दर्शाता है? तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ जो है सत्ता में जुड़े लोगों की गुलाम मानसिकता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 14, तीस्ता नदी कहाँ बहती है और इसकी विशेषताएं लिखिए। तो तीस्ता नदी सिक्किम की राजधानी गंगटोक में बहती है और इसकी विशेषताएं कि यह ग्रामीण क्षेत्र में शुष्क मौसम में भी सिंचाई जल उपलब्ध कराती है। तीस्ता नदी की विशेषता है कि यह ग्रामीण क्षेत्र में शुष्क मौसम में भी सिंचाई का जल उपलब्ध कराती है। प्रश्न संख्या 15, यशपाल का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। तो अपन देख लेते हैं कि यशपाल का जीवन चरित्र क्या है। फिर आपका प्रश्न 15 का अथवा यतीन्द्र मिश्र का व्यक्तित्व एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। तो यतीन्द्र मिश्र जो है उनका भी व्यक्तित्व एवं कृतित्व अपन देख लेते हैं। अब है प्रश्न नंबर 16, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्तित्व एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, वो भी अपन देख लेते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 16 का अथवा तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संक्षेप में लिखिए। तो कवि तुलसीदास का जो व्यक्तित्व एवं कृतित्व है उसको भी अपन देख लेते हैं। अब है आपका पेपर का खंड स और प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश को पढ़ना है, इसके अथवा में दिया गया गद्यांश दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे उसको आपको हल करना है। अगर ये आपको स्वयं करना है, अगर इसको आप हल नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आप इसका उत्तर भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। पद्यांश में से आया है, दो अथवा वाला करे चाहे ऊपर वाला करे, ये आपको करना है। और इसमें किसी का भी अगर आप उत्तर नहीं ढूंढ पाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपको उत्तर बता दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 19, एक कहानी यह भी पाठ मनु भंडारी के साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट किया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आप स्वयं लिखें। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, ऐसा बाल गोविंद भगत ने क्यों कहा? तो ये भी आप स्वयं करें। प्रश्न नंबर 20, एक दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो इसका 60 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। विश्व का अथवा छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने किस सत्य को प्रकट किया है? तो इसको आपको स्वयं करना है। फिर है आपका खंड द,
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 शब्दों में एक निबंध लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है, तो आपको 4 बिंदु दिए गए हैं, निबंध के 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं। जो पहला जो टॉपिक है, पहला जो बिंदु है वो दिया गया है कि जीवन में खेलों का महत्व। तो आप इसमें 4 बिंदु 5 बिंदुओं के आधार पर निबंध लिख सकते हैं। प्रस्तावना, खेलों के प्रकार, खेलों से स्वास्थ्य लाभ, खेल भावना से सौहार्द और उपसंहार। तो आप ये भी लिख सकते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना, ये जो निबंध लिखना है वो आपके लिए आसान रहेगा। कोरोना क्या है, महामारी का फैलाव, महामारी की भयावहता, बीमारी से बचने के उपाय, तो ये भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या इसका तीसरा जो निबंध है वो है राजस्थान के त्यौहार, त्यौहार का अर्थ। राजस्थान में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं? त्योहारों में भाईचारे की भावना, त्योहारों से मानव प्रेम, उपसंहार, तो ये भी आप लिख सकते हैं। और मेरा प्रिय महापुरुष, इसमें महापुरुष का अर्थ, महापुरुष के द्वारा किए गए कार्य, जीवन दर्शन एवं शिक्षा, समाज में महत्व और उपसंहार। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आपको स्वयं करना है। फिर आता है प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 22 है, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्नव नगर के सुरेश से आपके विद्यालय के पुस्तकालय में बालोपयोगी पुस्तकें मंगवाने हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें आपको प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आप प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख दीजिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्नव नगर, विषय पुस्तकालय में बालोपयोगी पुस्तकें मंगवाने हेतु। फिर लिखेंगे, महोदय, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 का छात्र सुरेश हूँ। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बालोपयोगी पुस्तकों की कमी है, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे विद्यालय में बालकों के लिए उपयोगी पुस्तकें मंगवाने का कष्ट करें। पुस्तकों की सूची जो है संलग्न कर आपको भिजवाई जा रही है। और धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी शिष्य, और आप लिख देंगे सुरेश। इस प्रकार से लिखेंगे। इसके अथवा में दिया गया है, स्वयं को हिम्मतनगर का नरेंद्र मानते हुए अपने छोटे भाई देवेश को स्वास्थ्य सुधार हेतु पत्र लिखिए। तो इसको आप स्वयं करें। प्रश्न नंबर 23, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नमनपुर के चित्रकला छात्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है। तो चित्रकला में जो छात्रों ने चित्र बनाए उनका आपको बिक्री करनी है, तो ये आपको स्वयं को लिखना है 25 से 30 शब्दों में। नव सृजन संस्था द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में, तो ये भी आपको लिखना है, इसको भी आप करें। तो इस प्रकार अपन ने पूरा पेपर हल करने का प्रयास किया है। कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़े गए हैं, उन प्रश्नों को आप स्वयं हल करें। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपको उसका उत्तर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस प्रश्न पत्र के जो उत्तर है वो निकालने में पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी उत्तर तालिका को अधिकृत मानें। आप इस पेपर का अभ्यास करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।